गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो पीएचडी का एंट्रेंस कोमा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस पेपर था, उसके 75 क्वेश्चन मैं आपके दो पार्ट्स में डिस्कस कर चुका हूं और 76 से लेके 100 तक के क्वेश्चन आज इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 76 क्वेश्चन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब एनालिसिस इज। जॉब एनालिसिस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन पावर ऑर्गेनाइजिंग, सैलरी एंड वेज एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होता है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो जॉब एनालिसिस के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेप इन सिलेक्शन प्रोसीजर इज। सिलेक्शन प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है एप्लीकेशन रिसीव्ड। बाकी के स्टेप भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट होता है एप्लीकेशन रिसीव्ड, सेकंड होता है स्क्रीनिंग इंटरव्यू, थर्ड होता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जिसमें अलग अलग प्रकार के टेस्ट हो सकते हैं, फोर्थ होता है उसके बाद इंटरव्यू, और फिफ्थ होता है रेफरेंस चेक, रेफरेंस चेक किया जाता है, उसके बाद मेडिकल कराया जाता है, और लास्ट में सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाता है और ऑफर लेटर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द मिनिमम वेजेस एक्ट वॉज पास्ड। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी 1948। 1948 में मिनिमम वेज एक्ट को पास किया गया था, जिसके अंतर्गत स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक मिनिमम वेज को सभी जगह लागू करना था, जो कि जो काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्मेंस इवेल्युएटर कैन बी, यानी कि परफॉर्मेंस को कौन कौन इवेल्युएट कर सकता है? ए है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बी है हाई लेवल ऑफ मैनेजर, सी है एम्प्लॉय सेल्फ, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी आपके इवेल्युएटर हो सकते हैं और हाई लेवल ऑफ मैनेजर आपका इवेल्युएशन कर सकता है। अगर आप उसके अंडर काम कर रहे हैं तो आपका इवेल्युएशन कर सकता है, और एम्प्लॉय अपना खुद का इवेल्युएशन भी कर सकता है। जैसे कि एक जो 360 डिग्री इवेल्युएशन सिस्टम होता है, असेसमेंट 360 डिग्री असेसमेंट सिस्टम आपने सुना होगा, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है नया नया, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी इसको लॉन्च किया गया है। तो उसमें ये कहा गया है कि जो इवेल्युएशन है वो 360 लेवल पे होगा, यानी कि उसको जो हेड है उसको भी वो भी जो जैसे टीचर है उसको वो भी इवेल्युएट करेगा, उसके क्लासमेट भी उसका इवेल्युएशन करेंगे और वो खुद भी अपना इवेल्युएशन करेगा। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा डी ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी कि दो सोर्सेज होते हैं, एक तो होता है इंटरनल सोर्स और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स का मतलब ये है कि हम अपने स्टाफ के ही सदस्यों के द्वारा अपने स्टाफ को पूरा करते हैं। कहने का मतलब ट्रांसफ़र किया किसी का प्रमोशन कर दिया, किसी का डिमोशन कर दिया, किसी को एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? इंटरनल सोर्स में आ जाती हैं। या किसी एम्प्लॉय को अलग एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी, तो ये सारे इंटरनल सोर्स है। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स में हमें नई भर्ती करनी पड़ती है, नई एप्लीकेशन मंगाने पड़ते हैं, तो नए कैंडिडेटों को यहाँ पे मौका दिया जाता है। इसमें पूछा जा रहा है कि नॉट इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल सोर्स। ऑप्शन नंबर ए ऑर्डरिंग एप्लीकेशन बाय पोस्ट, ये तो हमारा एक्सटर्नल सोर्स में आता है। सेकंड हमारा ट्रांसफ़र, ये आज का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफ़र हम अंदर के स्टाफ के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह भेजकर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब ये होता है कि लेस इक्विटी शेयर एंड मोर लॉन्ग टर्म लोन इन कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीबी रेशियो। पीबी रेशियो किसको कहा? पीबी रेशियो का सही फॉर्मूला कौन सा है? इसका फॉर्मूला होता है C/S इंटू 100। सी का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, एस का मतलब होता है सेल। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है सी को, क्योंकि हम ये भी बोलते हैं S-BC/S इंटू 100। ये भी इसका फॉर्मूला होता है पीबी रेशियो का, क्योंकि S-BC को हम सी कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। S माने सेल्स, BC माने वेरिएबल कॉस्ट, तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है। और सेल्स के टर्म्स में, कंट्रीब्यूशन के टर्म्स में दिया है तो आप कंट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला सही करेंगे C/S इंटू 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक्सेस वर्किंग कैपिटल इज एविडेंस ऑफ, यानी कि बिजनेस में हमारे एक्सेस वर्किंग कैपिटल है, इसका पता कैसे चलेगा? एडवांस क्रेडिट नहीं, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट नहीं, या इसका सी ऑप्शन हो जाएगा आइडल फंड। एक्सेस वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि हमारे बिजनेस में कैपिटल तो पड़ी हुई है लेकिन उसका यूज कहीं नहीं हो रहा है, उसको एक्सेस बोला जाता है। तो वो हो सकता है आइडल फंड की वजह से। आइडल फंड का मतलब ऐसे फंड जिनका कहीं पर यूज नहीं हो रहा है, आइडल मतलब खाली पड़े हुए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोग जानते हैं, इसमें 3 तरह की एक्टिविटी होती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये तीनों से यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है और फिर हम उसको निकालते हैं। तो ये हमारा तीनों से बनता है, बैलेंस शीट से भी, प्रॉफिट एंड लॉस की हेल्प से और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये तीनों चीज़ें दी जब होती हैं तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव सही आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ़ अर्निंग पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर इज 1.5 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज 15, तो हमें क्या बताना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा हमारा हो जाएगा अर्निंग पर शेयर बटे मार्केट वैल्यू इंटू 100। ठीक है, अर्निंग पर शेयर कितना दिया है? इफ अर्निंग पर शेयर 1.5 दिया है, ठीक है, मार्केट वैल्यू कितना दिया है? 15 दिया है, और इसको इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10%, सही आंसर। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं, आसानी से कहीं पे भी मिल जाएगा, और इसका सही आंसर 10% निकल आएगा कैलकुलेट करके। ओके, नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है, ये मैंने एक लाइन डाली, इस पे ये टोटल हमारी क्या है? सेल है, टोटल सेल, इसको मैं मान लेता हूँ ये हमारी टोटल सेल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बिजनेस में, हमारी टोटल जो सेल्स है उसमें से कुछ पोर्शन हम उसका मार्जिन रखते हैं, यानी सेफ्टी के लिए रखते हैं, भविष्य के अनसर्टेनिटी के लिए हम उसका रेवेन्यू रखते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये चीज़ मैंने टोटल सेल किया तो इसका एक पार्ट में, इतना पार्ट मैं कम कर दूंगा, तो इसको हम बोलेंगे MOS, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, टोटल, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? एक्चुअल सेल माइनस सेल्स एट BEP, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाता है। 87 वाला क्वेश्चन है, सेल्स RS 2 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट रुपीज़ 1,40,000, फिक्स कॉस्ट 40,000, ऑपरेटिंग लीवरेज। ओके, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला एक बार आप जान लो। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT इंटू 100। EBIT कंट्रीब्यूशन और EBIT का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं, हमें क्या क्या दिया है, EBIT कैसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। एक फॉर्मूला यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो होता है S माइनस BC, इससे निकालता है कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा निकल के आता है प्रॉफिट। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको हमेशा हर जगह पे ये काम आता है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो कंट्रीब्यूशन के लिए क्या करेंगे? S माइनस BC, यानी कि S माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारा सेल्स कितनी दी है? 2 lakhs हमारी सेल है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 1,40,000। तो हमारा कितना आ जाता है? 60,000 हमारा क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है, 60,000 कंट्रीब्यूशन आ गए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60,000 कंट्रीब्यूशन। अब हमें इसके अलावा क्या चाहिए? हमें चाहिए अब EBIT,
इंटरेस्ट EBIT का हो गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो आता है हमारा जब हम कंट्रीब्यूशन में से क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, EBIT आएगा। ये कंट्रीब्यूशन है, इसमें से हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 40,000 इसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 20,000 हमारे पास बच जाता है। तो ये हमारा क्या आ गया, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जब इंटरेस्ट एंड टैक्स पेड कर देंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, EBT हो जाएगा, जो कि होता है EBT इनकम अर्निंग बिफोर टैक्स हो जाएगा जब हम इंटरेस्ट का पेमेंट कर देंगे। ओके, तो हमें दो चीज़ें चाहिए, वो निकल आई, कौन कौन सी, एक तो कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन 60,000 और ये EBIT। तो बस अब डिवाइड कर देते हैं दोनों को, उसका फॉर्मूला होता है C/EBIT, यानी कि जो हमारा निकला C हमारा है 60,000, ठीक है, पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। 60,000 हमारा क्या निकला था, कंट्रीब्यूशन निकला था, और EBIT आया था 20,000। तो दोनों को कट करेंगे तो हमारे पास कितना ऑप्शन क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, सिंपल सा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे 3। ये था हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज। मैं आपको फाइनेंशियल लीवरेज का भी फॉर्मूला बता देता हूँ। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाई EBT, यानी कि इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को जब हम इंटरेस्ट बिफोर टैक्स यानी कि इंटरेस्ट का पेमेंट करने के बाद जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, यानी कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। फर्स्ट है यील्ड ऑफ कैपिटल सैक्रिफाइस, मार्केट वैल्यू, इंटरेस्ट रेट, या नन ऑफ द अबव। देखो, कोई भी आदमी अपने कैपिटल को इन्वेस्ट क्यों करता है, रिटर्न पाने के लिए, है ना, बेटर रिटर्न के लिए। तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही होता है, यील्ड ऑफ कैपिटल सैक्रिफाइस, यानी कि जो उसने कैपिटल अपनी इन्वेस्ट की, अपने कैपिटल को सैक्रिफाइस किया, उसके लिए उसको कितना यील्ड मिलेगा, कितना उसको बेनिफिट मिलेगा, कितना उसको रिटर्न मिल पाएगा। तो उसके इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यही मतलब होता है। ठीक है, फिर है 89, द एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कब किया क्या होता है, कौन सी कंडीशन में एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। पहला है नो कंपनी गोज लिक्विडेशन, गलत। 1 कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, 2 और मोर कंपनी आर लिक्विडेटेड, एंड 1 और मोर कंपनी गो लिक्विडेशन। इसका देखो, एक होता है हमारा अमलगमेशन, ठीक है, एक हमारा होता है ऑब्जर्प्शन होता है, और एक हमारा होता है रिकंस्ट्रक्शंस। अमलगमेशन तब होता है जब हम क्या करते हैं, एक अमलगमेशन में हमारा क्या होता है, दो कंपनियां एक दूसरे में अमलगमेट हो जाती हैं, यानी कि ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, दोनों एक दूसरे में मिलके एक नई कंपनी बना लेते हैं, सी कंपनी। ठीक है, दो पुरानी कंपनी जब मिलके आपस में एक नई कंपनी बनाते हैं उसको हम बोलते हैं अमलगमेशन। ऑब्जर्प्शन की स्थिति तब आती है जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को अपने में मिला लेती है। जैसे ए कंपनी थी, उसने बी कंपनी में मिल गई, तो टोटल दोनों की कंपनी क्या बन जाएगी, बी कंपनी के नाम से वो जानी जाएगी। ठीक है, और तीसरा हमारा आता है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन भी हमारा 2 टाइप का होता है, एक तो इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई नई कंपनी नहीं बनती, बल्कि उसके पॉलिसीज़ में, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में, उसके जो शेयर होल्डिंग है उसमें डिफरेंस टाइप के चेंज किए जाते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है उसमें उसी कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक ही कंपनी सिर्फ लिक्विडेशन में जाती है। ठीक, एक कंपनी खुद ही लिक्विडेट होती है, उसी से नई कंपनी बनती है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। हमारे जो वो होता है क्या, लिक्विडेशन, सॉरी, अमलगमेशन, ऑब्जर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन, तीनों में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है, इंटरनल सोर्स होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोर्स ऑफ फंड। 91 वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंस फंक्शन, यानी कि फाइनेंस फंक्शन का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिल्कुल फाइनेंस का है, फाइनेंस डिसीजन बिल्कुल फाइनेंस का है, डिविडेंड तो है ही है फाइनेंस का, ठीक है। तो हमारा लास्ट कौन सा बचता है, डिसीजन रिगार्डिंग सेटिंग ऑफ ए बिजनेस, सेटिंग ऑफ ए बिजनेस ये मैनेजमेंट का फंक्शन हो जाता है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ऑन लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी फर्स्ट पेमेंट इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द, लिक्विडेशन जब लिक्विडेशन अकाउंट जब हमने बनाया होगा तो राइट साइड में पेमेंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ हमारी जो रिसिप्ट यानी कि जो रियलाइज वैल्यू होती है वो लिखी जाती है और राइट साइड में हमारे पेमेंट होती है। तो सबसे पहले पेमेंट जब हम करते हैं तो हम किसको करते हैं, लीगल एक्सपेंसेस का हम सबसे पहले पेमेंट करते हैं, उसके बाद हम लिक्विडेटर रेमुरेशन का पेमेंट करते हैं, और उसके बाद जो हमारे डिबेंचर होल्डर होते हैं उसका करते हैं, फिर जाके क्रेडिटर का करते हैं, फिर लास्ट में शेयर होल्डर का हम यहाँ पे पेमेंट करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीगल एक्सपेंसेस, इसका सबसे पहले हम पेमेंट करते हैं। ओवर कैपिटलाइजेशन ऑकर, ओवर कैपिटलाइजेशन किसी भी बिजनेस में कब होता है, पहला ऑप्शन है एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग इज ग्रेटर देन करंट रेट ऑफ अर्निंग, दूसरा ऑप्शन है रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज लेस देन बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस, और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस, या डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज लेस देन बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस जब होती है तो ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पे बुक वैल्यू को हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं। बीपी इज दैट वेयर, बीपी क्या होता है, बीपी का सबसे पहले फुल फॉर्म तो होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है एक जहाँ पर ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, वो है एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने एक ये बनाया, एक कर्व ये बनाया, ठीक है, ये मेरा टोटल रेवेन्यू का है और ये मेरा टोटल कॉस्ट का कर्व है। तो ये पॉइंट, एक सेकेंड, जो यहाँ पर ये पॉइंट होता है, ठीक है, इस पॉइंट को ये हो जाएगा हमारा बीईपी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना प्रॉफिट की स्थिति हो रही है ना लॉस की, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो जाएगा यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन जो बीच की स्थिति है यहाँ पर हमारा बीईपी स्टैंड करता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 वाला, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस स्टार्ट, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस किससे स्टार्ट की, कौन सी स्टेप से हमारा स्टार्ट होता है, विथ अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, विथ प्रोजेक्ट इवेल्युएशन, विथ एग्जीक्यूशन, या विथ नॉलेज ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिटी। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तभी जाके हम किस तरह का प्रोजेक्ट है या कहाँ इसको इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम सब कुछ करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है नॉलेज लेना प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। पेबैक पीरियड क्या होता है, पेबैक पीरियड मीन्स पीरियड इन विच पेमेंट इज टू बी मेड, पीरियड इन विच अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड, पीरियड इन विच पेमेंट इज टू बी रिसीव्ड। तो इसका सही आंसर होता है बी, क्योंकि पेबैक पीरियड का मतलब होता है कि हम ये देखते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हमने जो पैसा लगाया हुआ है वो कितने साल में हमें रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी होता है, पेबैक पीरियड का फॉर्मूला होता है जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम जो हमारी ईयरली रिटर्न है उससे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, पेबैक पीरियड आता है। फॉर एग्जांपल हमने इनिशियल में 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए, अब हमारे पास ईयरली कितना है, 10,000 रुपये हमारे पास ईयरली वापस आ रहा है, ठीक है। तो हमारा कितने टाइम बाद हमारा जो पैसा है वो रिकवर हो जाएगा, तो इससे 4 0 से 1 2 3 4, तो हमारा
10 ईयर हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 10-10 हज़ार करके, 1 साल का 10,000 आ रहा तो 10 में रिकवर हो जाएगा। ये हमारा नॉन डिस्काउंट वाला होता है। डिस्काउंटेड फॉर्म होते हैं जैसे एनपीवी हो गया, आईआरआर हो गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गई, या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, ये सब हमारे डिस्काउंटेड मेथड होते हैं, जबकि ये एनपीवी वाला हमारा नॉन डिस्काउंटेड मेथड होता है। 97 वाला क्वेश्चन, कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट इन शोन सेपरेटली एट द, यानी कि कॉल्स पेड कब की जाती है, जब हम क्या करते हैं, न्यू शेयर इश्यू करते हैं। न्यू शेयर के लिए हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन मांगते हैं, तो उस समय हम कॉल मांगते हैं। इतना रुपये हम एप्लीकेशन पे मांग लिया, फिर उतना रुपये हमने अलॉटमेंट पे ले लिया, उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इसके थ्रू हम इन्वेस्टर से, शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं। तो कॉल्स जो एडवांस में पेड की जाती है वो हमेशा बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी होती है। ठीक है, क्योंकि वो पैसा हमें आगे, वो जिस इन्वेस्टर ने वो पैसा पेड किया है उसके जो आगे के कॉल्स हैं उस पर हमें उसको सेटअप करना पड़ता है। तो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है। तो इसको हम लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट दिखाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर अमेलगमेशन ऑफ द कंपनीज, अमलगमेशन हमारा होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंदर। 99 है, डिविडेंड इज़ नॉट रिलेवेंट इन द डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी। ये किसका है, इसको हम बोलते हैं मोदी गिलानी मिलर अप्रोच होती है, जो डिविडेंड थ्योरी है। ठीक है, उसमें एमएम अप्रोच होती है। एमएम अप्रोच को क्या दिया है, ओके, जो नॉट रिलेवेंट है ना, तो जो नॉट रिलेवेंट है वो यहाँ राइट आंसर है, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच होता है, और बाकी के रिलेवेंट है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आइडल एसिड टेस्ट रेशियो इज, एसिड टेस्ट रेशियो होता है हमारा 1:1। एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारे पास, एसिड रेशियो, एसिड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, और हमारा जो इसी के साथ ही जो करंट रेशियो होता है उसका होता है हमारा 2:1। इसका आइडल रेशियो 2:1 होता है, जबकि हमारे पास एसिड का होता है 1:1। और जो करंट रेशियो होता है उसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और जब हम करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वो क्या निकल आता है, एसिड एसेट निकल आता है। तो जिसमें हमारे पास मेनली कैश और बैंक बैलेंस इंक्लूड होता है, उसको हम जब लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एसिड टेस्ट रेशियो हमारे पास निकल आता है, जो कि आइडल होता है 1:1। ओके, तो ये हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए यहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, कीप वॉचिंग।